मेरा टाइम्स में खुशामदीद। भारत की इस खातून को आज यमन में फांसी होने वाली थी। भारत सरकार ने इस फांसी को रोकने की तमाम तर कोशिशें की, लेकिन कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकी थी। तारीख तय हो चुकी थी। उसके बाद शेख अबू बकर अहमद साहब ने कोशिश की, जिद्दोजहद की, अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल किया और फाइनली फांसी जो आज होने वाली थी वो फांसी रुक गई है। लेकिन फांसी की सज़ा अभी ख़त्म नहीं हुई है। जो फैमिली है जिससे मामला है, लगातार वो फैमिली फांसी की सज़ा ही चाहती है। लेकिन जो आज की तारीख थी 16 जुलाई की, 16 जुलाई 2025 की तारीख निमिषा प्रिया की फांसी के लिए तय हो चुकी थी। साल 2023 में ही यमन की सुप्रीम कोर्ट ने, वहाँ की आला अदालत ने रहम की अपील को खारिज कर दिया था और तय हो गया था कि हर हाल में निमिषा प्रिया को फांसी दी जाएगी। इस दौरान भारत सरकार ने सऊदी अरब के ज़रिए, यूएई के ज़रिए, दूसरे ज़राए से भी निमिषा प्रिया को लगातार बचाने की कोशिश की कि फांसी ना हो सके, लेकिन कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही थी। भारत सरकार के लिए यमन की मौजूदा हुकूमत से बात करना भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि यमन में इन दिनों कई ग्रुप की हुकूमत है और निमिषा प्रिया को यमन के जिस हुकूमत की अदालत से फांसी की सज़ा मिली है वहाँ हौसियों की हुकूमत है। यमन की राजधानी सना का मामला है और हौसियों से भारत सरकार के डायरेक्ट ताल्लुकात नहीं हैं। हौसियों की हुकूमत को दुनिया ने तस्लीम नहीं कर रखा है और वहाँ की अदालत से फांसी की सज़ा मिली थी। मामला हाई प्रोफाइल हो चुका था, लेकिन शेख अबू बकर अहमद ने आखिरकार फांसी को रोक दिया है। ये मामला क्या है? निमिषा प्रिया कौन है? क्यों इसको यमन की आला अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई है? इसका जुर्म क्या है? और शेख अबू बकर अहमद ने कैसे वक्ती तौर पर इस फांसी को रुकवा दिया है? इस वीडियो में आपको पूरी तफसील बताएंगे, डिटेल्स बताएंगे क्या मामला है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए और मेंबरशिप की जो फ़ीस है सिर्फ 99 रुपये आप यहाँ देख सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस लिंक पर क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन में, आपसे गुजारिश ये है कि इस QR कोड को स्कैन कीजिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है उस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आप मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए सिर्फ 99 रुपये का, ताकि मिल्लत टाइम्स आगे बढ़े, मजबूत हो और एक मजबूत मीडिया हाउस बन सके। और आइए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। यह है निमिषा प्रिया और यह है तलाल अब्दू मेहदी। ये यमन के शहरी हैं और निमिषा प्रिया इंडिया की रियासत केरला की शहरी है, नर्स है और तकरीबन 2011 में ही निमिषा प्रिया यमन चली जाती है। यमन की राजधानी सना का जो सरकारी अस्पताल था वहाँ नर्स के तौर पर जॉब मिल जाती है निमिषा प्रिया को। और दुनिया के जिस कोने में जाएंगे, ख़ासतौर पर अगर आप गल्फ़ में जाएंगे तो वहाँ ज़्यादातर जो नर्सेज आपको मिलेगी वो केरल की होती है। इंडिया के अस्पतालों में भी केरल की ही नर्सें होती है। तो निमिषा प्रिया 2011 में यमन चली जाती। यमन में उस वक्त मुंतखब हुकूमत थी, हौसियों की हुकूमत नहीं थी। 2015 में वहाँ हौसियों की हुकूमत कायम होती है। यमन के सरकारी अस्पताल में निमिषा जॉब कर रही थी। 2015 में निमिषा ने एक फ़ैसला किया कि हमें अब सरकारी अस्पताल में जॉब नहीं करनी है, बल्कि निमिषा ने अपनी क्लिनिक खोली और अपनी क्लिनिक खोलकर काम करना शुरू कर दिया। यमन और दूसरे अरब देशों का एक दस्तूर और कानून यह है कि अगर वहाँ कोई फॉरेनर अपना काम शुरू करना चाहता है तो उसके काम को किसी लोकल शहरी के नाम पर ही रजिस्टर किया जाता है। किसी लोकल शहरी का उसमें शेयर होना ज़रूरी है या कम से कम उसी के नाम से बिजनेस का, दुकान का रजिस्ट्रेशन होता है, भले ही कोई उसको चलाए। आज भी सऊदी अरब में यही दस्तूर मौजूद है। हालांकि उस कानून को बदल दिया गया, इसके बावजूद लोग इस पर अमल कर रहे हैं कि कोई भी सऊदी अरब में अगर कोई कंपनी खोलता है, कोई काम करता है तो उसमें किसी न किसी सऊदी अरब के शहरी को रखा जाता है। इसी तरह दूसरे अरब मुल्कों का मामला है। तो यमन में भी इस कानून की वजह से निमिषा प्रिया ने अपनी क्लिनिक खोलने के लिए तलाल अब्दू मेहदी को शरीक किया और दोनों ने मिल करके क्लिनिक खोला, काम का आगाज़ किया। इसके बाद इन दोनों के आपसी ताल्लुकात हो गए। निमिषा प्रिया और तलाल अबू मेहदी रिलेशनशिप में आ गए, दोनों का जिस्मानी ताल्लुक कायम हुआ, दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी और जो मामला है आगे चलता रहा, ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद 2017 में कहानी
कहानी ने एक नया मोड़ लिया और ख़बर सामने आती है कि निमिषा प्रिया ने अपने शौहर को या अपने बॉयफ्रेंड को कत्ल कर दिया है, उसकी लाश को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। इस तरह की खबरें गर्दिश करने लगी। उसके बाद यमन की पुलिस ने साल 2017 में ही यमन का वो इलाका जिसकी सरहद सऊदी अरब से मिलती है, वहाँ से निमिषा प्रिया को गिरफ्तार कर लिया। अब इस खबर का दो अलग अलग वर्जन है। इंडियन मीडिया में कुछ अलग बताया जा रहा है, जो गल्फ़ के अखबारात है वहाँ अलग लिखा जा रहा है। इंडियन मीडिया में ये लिखा जा रहा है कि निमिषा प्रिया का ताल्लुक़ था तलाल अबू मेहदी से, शेयर में काम था। तो तलाल अबू मेहदी ने कहा क्या कि निमिषा प्रिया को सताना शुरू कर दिया, इसके साथ ज़्यादती की, इसके साथ ज़बरदस्ती उसने जिस्मानी रिश्ता कायम करना चाहा और निमिषा प्रिया उसके लिए तैयार नहीं थी। निमिषा प्रिया तलाल के जुल्म से तंग आ चुकी थी। तलाल ने निमिषा के पासपोर्ट को भी जब्त कर लिया था। निमिषा इंडिया आना चाह रही थी लेकिन तलाल उसका पासपोर्ट नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से निमिषा के लिए इंडिया आना भी मुश्किल था। तो निमिषा के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा था। चुनांचे निमिषा ने एक दिन तलाल को अपने घर पर बुलाया और तलाल को उसने नशा आवर दवा दे दी या कुछ पिलाया जिसमें नशा थी। उसके बाद तलाल बेहोश हो गया और बेहोशी की हालत में या उस बेहोशी की दवा को पीने की वजह से तलाल की मौत हो जाती है। ये इंडियन मीडिया का वर्जन है। जो गल्फ़ के अखबारात हैं या जो यमन के न्यूज़पेपर से वहाँ लिखा जा रहा है कि इन दोनों का आपसी रिश्ता था। एक खबर यह भी है कि तलाल और निमिषा में शादी हो गई थी और आपसी रजामंदी से रिश्ता बरकरार था। उसके बाद निमिषा ने तलाल को अपने कारोबार से अलग करने का मंसूबा बनाया, तमाम दौलत पैसा अपने पास रखना चाहा और तलाल को बेदखल करना चाहा और तलाल इसके लिए राज़ी नहीं था। उसके बाद निमिषा ने तलाल को अपने घर पर बुलाया, धोखा दे करके नशा आवर चीज़ पिलाई और जैसे तलाल बेहोश हो गया उसके बाद निमिषा ने तलाल को कत्ल कर दिया। कत्ल करके उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब एक रिपोर्ट यह है कि बाज़ाब्ता सूट केस में उसकी लाश को, उसके जिस्म के टुकड़े को इसने रख दिया और नदी किनारे कहीं जा कर के फेंक दिया। कुछ रिपोर्ट यह है कि उसकी जो लाश थी उसको इसने बोरा में रख करके या किसी और चीज़ में रख करके फेंक दिया। बहरहाल जो तलाल की लाश मिलती है पुलिस को तो मुकम्मल लाश सही हालत में नहीं मिलती है, बल्कि उसके जिस्म के टुकड़े मिलते हैं। और कुछ ऐसा ही कत्ल का वाक़या जैसे आपने पिछले दिनों मेरठ का सुना होगा कि एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने शौहर को ही मार दिया और उसकी लाश को उसने एक नीले कलर के ड्रम में रख दिया। इसी तरह भी इंदौर के कपल का मामला सामने आया, मेघालय में, जहां शादी हुई थी। दोनों हनीमून ट्रिप पर मेघालय गए थे और वहां लड़की ने अपने शौहर का बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कत्ल कर दिया और काफ़ी दिनों के बाद इस कहानी का राज खुला। इससे पहले भी लगातार इस तरह के मामले सामने आए हैं। तो कुछ इसी तरह का मामला है। आप कुछ रिपोर्ट्स को देखिए। अब ये जो निमिषा है, ये निमिषा का शौहर है थॉमस, जो निमिषा की फैमिली का दावा है या बीबीसी ने रिपोर्ट शाया की है कि निमिषा की शादी हो चुकी थी थॉमस के साथ और वहाँ पर तलाल ने एक अलग साजिश रची। तलाल ने कहा क्या कि इसकी जो तस्वीर थी शादी की, उस तस्वीर को ले लिया था निमिषा से और वहाँ एडिट करके तलाल ने अपनी तस्वीर लगा ली और तलाल ने ये वहाँ शो किया कि इन दोनों की आपस में शादी हो चुकी है, निमिषा से उसको प्यार था, उसने शादी की है, मिलकर कारोबार कर रहे थे और उसके बाद निमिषा ने अपने शौहर का कत्ल किया। यही खबर भी वहाँ की मीडिया में, वहाँ के अखबारात में शाये हुई थी। तो उनकी फैमिली ने बीबीसी को बाज़ाब्ते तस्वीर दिखाई निमिषा की और कहा कि थॉमस शौहर हैं निमिषा के, शादी की तस्वीर है और ये दावा ही गलत है कि निमिषा ने तलाल के साथ किसी तरह की कोई शादी की थी या कोई इस तरह का मामला था। इसके अलावा एक न्यूज़पेपर है जिसमें कहा गया कि निमिषा प्रिया जो है ये 48 साल की नर्स है और ये कोलिंगोड से ताल्लुक़ रखती है, जो केरला के पक्कड़ एरिया में आता है, डिस्ट्रिक्ट में है और इसको मौत की सज़ा दी गई थी साल 2020 में। कत्ल का ये मामला सामने आया था साल 2017 में। ये जॉब कर रही थी, फिर क्लिनिक खोला था, तो 2017 में ये मामला सामने आया। उसके बाद 2020 में लोकल अदालत से कत्ल की सज़ा दी गई, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और वहाँ से भी नवंबर 2023 में
نمریشا کو قتل کی سزا سنائی گئی۔ اس کے بعد اس نے رحم کی درخواست کی لیکن کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ اب یمن میں ان دنوں حوثیوں کی حکومت ہے۔ عبد المالک حوثی یمن کے سربراہ ہیں اور یمن کی جو سپریم کونسل ہے اس نے فیصلہ سنا دیا قتل کا۔ اور اس بات کو یہاں پر سمجھے کہ اسلام میں قصاص جو ہے وہ بہت اہم سزا ہے، اور قصاص اسی وقت معاف ہو سکتا ہے یا کسی کو قصاص سے چھٹکارا اسی وقت مل سکتا ہے جب اس کی فیملی اس کو معاف کر دے، وہ دیت پر راضی ہو جائے۔ اور تفصیل سے سمجھے کہ یمن میں حوثیوں کی حکومت ہے اور یہاں اسلامی قانون نافذ ہے، اور اسلامی قانون میں بات واضح طور پر موجود ہے کہ اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا، جان کے بدلے جان۔ یہ واضح طور پر قرآن کریم میں موجود ہے۔ قصاص اسلام کی مشہور سزا ہے۔ اب یمن کی عدالت میں یہی بات ثابت ہوئی کہ نمیشا پریا نے طلال کا قتل کیا، بغیر کسی وجہ کے قتل کیا۔ نمیشا پریا یہ بھی ثابت نہیں کر سکی کہ اس نے اپنے بچاؤ میں قتل کیا، اپنا دفاع کرتے ہوئے قتل کیا، تو قتل ثابت ہوا، اور جب عمدن قتل ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کی بھی جان لی جاتی ہے۔ چنانچہ یمن کی سپریم کورٹ نے، اعلیٰ عدالت نے ہی فیصلہ سنا دیا کہ اب نمیشا پریا کی بھی موت ہوگی، اس کو پھانسی دی جائے گی۔ اور جب پھانسی کی بات سامنے آئی تو سعودی عرب نے، دوسرے ذرائع نے یہ کوشش کی کہ نمیشا پریا کو پھانسی نہ ہو سکے۔ انڈیا سے بھی لگاتار ریکویسٹ کی گئی۔ پچھلے دنوں نمیشا پریا کی ماں بھی یمن پہنچتی ہے بہت زیادہ جد و جہد اور کوشش کے بعد، کیونکہ بھارت سرکار نے یمن جانے پر پابندی لگا رکھی ہے، تو اسپیشل پرمیشن ملی نمیشا پریا کی ماں کو، یمن جاتی ہے، لیکن کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی، کیونکہ طلال کی جو فیملی ہے، اس کے بھائی کا بھی بیان سامنے آیا، اس کا یہی کہنا ہے کہ نمیشا نے میرے بھائی کا قتل کیا اور اب ہم اس کی پھانسی چاہتے ہیں، اس کا قتل چاہتے ہیں، ہم اس کو معاف نہیں کرنے والے ہیں۔ اب ان دنوں ہوا کیا کہ یہ جو یمن کا علاقہ ہے، دیکھیے یہاں حوثیوں کی حکومت ہے اور حوثیوں کی حکومت کو ریکگنائز نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ دوسرے گروپس کی حکومت ہے اور حوثیوں کا اس علاقے پر کنٹرول ہے، اور یہی صنع کا معاملہ ہے، یہاں کی جیل میں موجود ہے۔ اب اس کی پھانسی کو رکوانے کے لیے پوری کوشش کی شیخ ابوبکر احمد نے، چنانچہ وہاں کے جو علماء ہیں، جو قبائلی رہنما ہیں، ان سے بات چیت ہوئی، تو آج جو 16 جولائی کو ان کو پھانسی ہونے والی تھی نمیشا پریا کو، وہ پھانسی رک گئی ہے، لیکن طلال کی فیملی کا کہنا ہے کہ ہم پھانسی ہی چاہتے ہیں، اس سے کم پر ہم راضی ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ نمیشا پریا نے جان بوجھ کر ہمارے بھائی کا قتل کیا تھا۔ اب کیا کچھ پورا معاملہ ہے ذرا سا آپ اسکرین پر دیکھیے۔ جو رپورٹ سامنے آئی ہے کہ نمیشا پریا کون ہے، تو اس کو جانتے سب سے پہلے کہ نمیشا پریا ایک بھارتی خاتون نرس ہے جس کا تعلق کیرلا سے ہے۔ وہ ایک ماہر نرس کے طور پر یمن میں کئی سالوں سے کام کر رہی تھی۔ اس کی ملاقات یمنی شہری طلال سے ہوئی، جس کے بعد دونوں کے درمیان کاروباری شراکت داری ہوئی اور ذاتی تعلق بھی قائم ہوا، یعنی ریلیشن شپ میں دونوں رہے۔ 2017 میں یمن کے شہر صنعا میں ایک واقعہ پیش آیا۔ کیا تھا؟ نمیشا پر الزام لگا کہ اس نے طلال کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد اسے قتل کر دیا۔ پولیس رپورٹ میں جو کہا گیا وہ طلال کو نمیشا پریا نے اپنے فلیٹ میں بلایا، پھر اسے نیند کی یعنی بے ہوشی کی دوا دی، اس کے بعد اسے تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر اس کی لاش کو ایک سوٹ کیس میں بند کر کے پھینک دیا گیا۔ نمیشا کا کیا موقف ہے وہ جانیے۔ نمیشا نے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا کہ طلال ان پر مسلسل جنسی اور ذہنی تشدد کر رہا تھا، وہ انہیں بلیک میل کر رہا تھا، ان کی ماں اور بیٹی کو بھارت میں قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ ان سب کے باوجود قتل ان کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ صورتحال حادثاتی تھی، اتفاقی تھی، یعنی بائی چانس قتل ہو گیا۔ یہ نمیشا کا موقف تھا۔ عدالت نے فیصلہ سنایا۔ یمنی عدالت نے ان شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے نمیشا پریا کو موت کی سزا سنائی۔ اس کے بعد اپیل کا حق اور رائٹ بھی دیا گیا، لیکن قانون کے مطابق اگر مقتول کے خاندان کی جانب سے قصاص یعنی خون بہا دیا معاف نہ کیا جائے تو سزا برقرار رہتی ہے اور ابھی تک معاف نہیں کیا گیا ہے۔ پھانسی کی تاریخ 16 جولائی 2025 مقرر کی گئی تھی، نتیجے میں پھانسی کو مؤخر کر دیا گیا۔ شیخ ابوبکر نے جو بات چیت کی، شیخ ابوبکر نے کیسے بات چیت کی، شیخ ابوبکر کون ہے ذرا سا اسے بھی جانتے ہیں۔ بھارت کے معروف مسلم شخصیت اور مفتی اعظم شیخ ابوبکر احمد المعروف کنٹھا پورم AP ابوبکر مسلیار کی مؤثر مداخلت کے بعد یمن میں سزائے موت کا سامنا کرنے والی بھارتی نرس نمیشا پریا کی پھانسی فی الحال
पोस्टपोन्ड हो गई है, रुक गई है। ये जो कोशिश है केरला के रुकन असम्बली चंडी ओमेन की खुसूसी दरख्वास्त पर अमल में आई है। उन्होंने शेख अबू बकर से नमीशा की रिहाई के लिए किरदार अदा करने की अपील की थी। नमीशा केरला की है, चंडी ओमेन वहाँ के एमएलए हैं, तो उन्होंने शेख अबू बकर से कहा कि आपके यमन में ताल्लुकात हैं, आप कुछ कीजिए। चुनांचे शेख अबू बकर ने वहाँ अपने लोगों से और जो कबायली रहनुमा हैं उनसे बातचीत की, पेशरफ्त हुई। किस तरह बातचीत की आप वो देखिए। पहले शेख अबू बकर का एक बयान है कि जब कोई भारतीय शहरी बैरून मुल्क सजाए मौत जैसे नाजुक मरहले से गुजर रहा हो तो ये हम सबका कौमी, इंसानी और अखलाकी फरीज़ा है कि हम उसके लिए मुदाखलत करें और एक पुरअमन मुनसिफाना हल की कोशिश करें। शेख अबू बकर ने यमन के मशहूर रूहानी मरकज़ तरीम में मुकीम आलमी शोहरत याफ्ता सूफ़ी रहनुमा हबीब उमर बिन हफीज़ से अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए यमनी हुक्काम, कबायली सरदारों और मकतूल यानी जिसके भाई का कत्ल हुआ मकतूल तलाल के ख़ानदान के साथ बातचीत शुरू की। हबीब उमर के दफ्तर की जानिब से न सिर्फ नॉर्थ यमन की जो इंतज़ामिया है, जो वहाँ की हुकूमत है, बल्कि जो तलाल की फैमिली है उससे भी रब्ता कायम किया गया। इस रब्ते के नतीजे में एक हंगामी इजलास किया गया जिसमें यमन के आला अदालती अफसरान, कबायली रहनुमा और सना में जो अदालत है उसके जो जजेस हैं, तलाल के जो करीबी रिश्तेदार थे, उन सब ने इजलास में शिरकत की। उसके बाद क्या हुआ, इजलास में अगरचे तलाल के ख़ानदान ने फ़ौरी तौर पर कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया, लेकिन बातचीत के मुस्बत माहौल और शेख अबू बकर की क़यादत में जारी डायलॉग ने एक अच्छी उम्मीद दिलाई। उनकी कोशिशों को आगे बढ़ाते हुए हबीब अब्दुर्रहमान अली मशहूर की क़यादत में एक वफ़द को यमन के शहर धमार रवाना किया गया, जहां मकतूल के ख़ानदान से बराह रास्त सालसी जारी है, बातचीत हो रही है। उसी दौरान यमनी शुरा कौंसिल के रुकन और मकतूल के करीबी रिश्तेदार जस्टिस मोहम्मद बिन अमीन ने भी इस अमल में शिरकत की और उन्होंने हबीब उमर की सिफारिश पर तलाल के ख़ानदान को कायल किया कि वह अदालत से आर्जी मोहलत की दरख्वास्त करे। ये दरख्वास्त यमन की पब्लिक प्रोसिक्यूशन की खुसूसी फौजदारी अदालत में ज़ेर समात आई। वहाँ सुनवाई हुई, जहाँ जज रिजवान अहमद अलवजरी और सवारी मुदय्यन मुफैज़ ने सज़ाए मौत पर अमल करने को फ़िलहाल मुलतवी करने का, पोस्टपोन करने का बाज़ाब्ता हुक्म जारी कर दिया। तो इस तरह एक मौसर कोशिश हुई शेख अबू बकर की और वहाँ की अदालत ने फ़ाइनली फांसी की सज़ा को, मौत की सज़ा को पोस्टपोन कर दिया है। अब शेख अबू बकर ने कहा कि एक अहम कामयाबी है, ख़ासतौर पर इस तनाजुर में कि तलाल के ख़ानदान तक इब्तदाई तौर पर डायरेक्ट रसाई मुमकिन नहीं थी, एक्सेस मुमकिन नहीं था, लेकिन यमनी कबायलियों ने, वहाँ के लोगों ने अपनी जिद्दोजहद की कोशिश की, जज्बाती तौर पर इस मसले को लिया और बातचीत का रास्ता खुला और अदालत का जो फ़ैसला था वो मुलतवी हो गया। अब कहा जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट थी वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर को भी भेज दी गई है कि किस तरह शेख अबू बकर की कोशिश से फांसी की सज़ा टल गई है। आइंदा का जो लाएहमल है वो ये है कि नमीशा की ज़िंदगी को बचाने के लिए और कोशिशें जारी है जब तक मकतूल के ख़ानदान से मुकम्मल तौर पर कानूनी माफ़ी नहीं मिल जाती है। केरल के एक और बिजनेसमैन हैं, उन्होंने भी नमीशा पिरिया का जो मकतूल का ख़ानदान यानी तलाल का ख़ानदान, उसको 1 करोड़ रुपया देने की पेशकश की है और कहा है तुम 1 करोड़ रुपये ले लो और नमीशा को माफ़ कर दो। अगर उसकी तरफ से माफ़ कर दिया जाएगा दियत के बदले तो फिर नमीशा को फांसी नहीं होगी। तो यमन की अदालत और सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है जब तक मकतूल का ख़ानदान माफ़ नहीं करता। अभी मेरी बातचीत हो रही थी मारूफ सियासी रहनुमा मोहम्मद अदीब साहब से। उन्होंने भी ईरान के एम्बेसडर से दिल्ली में आज एक डेलीगेशन के साथ मुलाकात की और ईरान के एम्बेसडर से उन्होंने कहा कि वो अपनी सरकार से कहे कि वो यमन के हौसियों से बातचीत करें और यमन की आला अदालत में नमीशा पिरिया को फांसी न हो सके। इस पूरे बातचीत का मकसद ये है कि यमन के हौसियों को ईरान का पूरा सपोर्ट है, बल्कि हौसियों को ईरान की प्रोक्सी भी कहा जाता है। हालांकि यमन की अपनी ताकत है, उन्होंने अमेरिका तक को झुकने पर मजबूर किया है। इसराइल की यमन के हौसियों ने नींद हराम कर रखी हमला करके। तो अब अदीब साहब ने कोशिश की कि वो एम्बेसडर से मिले हैं, ईरान की सरकार से बातचीत होगी और ईरान की सरकार हौसियों से बातचीत करके कहेगी कि नमीशा पिरिया को माफ़ कर दो, उसको फांसी की सज़ा ना मिले, उसे इंडिया वापस भेज दिया जाए, क्योंकि 2017 से ही नमीशा पिरिया यमन की जेल में बंद है और ऐसे मुल्क की जेल में है जहां रोज़ाना इजराइल, अमेरिका और किसी न किसी का हमला होता रहता है। इसके बावजूद हौसियों ने इसे अभी तक संभाल कर रखा हुआ है। लेकिन क्या यमन के हौसी
ईरान की बात मान करके निमिषा प्रिया को फांसी से बचा लेंगे, उसे भारत भेज देंगे, ऐसा आपको लगता है? या फिर यमन के हौसी यही कहेंगे कि मामला कत्ल का है, क़िसास का है, और जब तक मकतूल का ख़ानदान माफ़ नहीं करेगा उस वक्त तक किसी को बचाने का कोई रास्ता नहीं है? बहरहाल शेख अबू बकर कह रहे हैं कि अगर इन कोशिशों में कामयाबी हासिल होती है तो न सिर्फ नमिशा की ज़िंदगी बच सकती है बल्कि भारत की बैनुल-अक़वामी सतह पर इंसानी इक़दार के फ़रोग़ की एक आला मिसाल भी कायम होगी। तो ये पूरा वाक़या है, ये पूरा मामला है जो मैंने आपको बताया। और आगे आपसे अब गुजारिश है कि मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए, इस QR कोड को स्कैन कीजिए या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है उस पर क्लिक कीजिए, और जैसे क्लिक आप करेंगे यहाँ ये पहला पेज खुलेगा, मिल्लत टाइम्स के ऊपर लोगो लगा है, उसके बाद 3-4 ऑप्शन है, 99 रुपये का, 500 का। तो आप 500 का भी मंथली मेंबरशिप ले सकते हैं या 99 रुपये की भी मंथली मेंबरशिप आप ले सकते हैं। तो 99 रुपये का प्लान अगर आप चूज़ करते हैं तो यहाँ पर ब्लू टिक नज़र आ जाएगा क्लिक करने के बाद। उसके बाद आपको सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ आपको ईमेल आईडी डालनी है, फ़ोन नंबर, अपना नाम लिखना है, प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। उसके बाद ये पेज खुल जाएगा। यूपीआई कार्ड, तो आप यूपीआई आईडी भी डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ और पे नाउ पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा इस तरह का, ऑटो पे रिक्वेस्ट फ्रॉम मिल्लत टाइम्स। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे पेज खुल जाएगा और ऑटो पे पर आकर के अप्रूव ऑटो पे पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह मिल्लत टाइम्स के सब्सक्राइबर और मेंबर बन जाएंगे। बिल्कुल इजी रास्ता है, आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए भी मेंबरशिप ले सकते हैं। और अगर आप चाहें कि मिल्लत टाइम्स की जो आपने मेंबरशिप ली है, सब्सक्रिप्शन जो आपने ली है, इसको आप कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल करने का रास्ता भी बहुत आसान है। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारा नंबर मौजूद है, या आप हमें मेल कर सकते हैं, या आप ख़ुद भी फ़ोन पे पेटीएम पर जा कर के ऑटो पे मेंबरशिप को कैंसिल कर सकते हैं। बाज़ाब्ता ऑप्शन मौजूद होता है। तो बहरहाल आपसे गुजारिश ये है कि मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा ये प्लान लीजिए ताकि मिल्लत टाइम्स आगे बढ़े, मजबूत हो। कोई भी ईमानदार मीडिया हाउस सब्सक्रिप्शन के बगैर इन दिनों नहीं चल सकता है।